फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। आपके पास इक्वेशन उन्होंने गिवन की है, दोनों रिएक्टेंट के मैथ्स गिवन किए हैं और सिंपल लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला सवाल है ये, ठीक है। और वो पूछ रहे प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, तो अभी देख लेते हैं। देखें यहाँ पर आपके पास दोनों के मैसेज से आपने क्या निकाला, पहले उनके मोल्स निकाल लिए सिंपली। मोल्स निकालने के बाद लिमिटिंग रिएक्टेंट वाली आपने ट्रिक अप्लाई की, मोल्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कैल्शियम से आपने जब डिवाइड किया, कोफिशिएंट इसका क्या था, 1 था, 0.05 ही आया लिमिटिंग रिएक्टेंट। सल्फ़र जो है आपके पास इसका भी 1 था कोफिशिएंट, तो यहाँ भी 0.125 आया। आपके पास इसकी वैल्यू कम आई है, सो ये लिमिटिंग है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल कैल्शियम से 1 मोल कैल्शियम सल्फाइड बन रहा था, ठीक है। अब आपके पास 0.05 मोल्स कैल्शियम से कितना मोल कैल्शियम सल्फाइड बनेगा, 0.05। सो आपने क्या निकालना है, मैस निकालने के लिए मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो मोलर मैस से, तो कैल्शियम का 40, सल्फ़र का 32 मिला के हो गया 72, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 33.6 ग्राम। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, देखो 0.05 को हम लोगों ने क्या लिखा है, 1/20 लिखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके पास मोल्स निकाले थे, 1/20 आया था ना, तो आपको पता होना चाहिए 0.05 मोल 1/20 के इक्वल है। तो यहाँ पे 1/20 को मल्टीप्लाई करो 72 से, 2 10 22, 36 72, 36 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 3.6, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपके पास, सेलेक्ट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द फॉलोइंग। देखें सबके मैस इन ग्राम सेम है, ठीक है। मोल्स जिसके ज़्यादा निकलेंगे उसके पार्टिकल्स भी ज़्यादा होंगे, ऑब्वियस बात है। अब मोल्स किसके ज़्यादा निकलेंगे, देखें मोल्स इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो आप देखें जिसका मोलर मैस जितना ज़्यादा होगा उसके मोल्स उतने कम होंगे। सो आपके पास मोल्स ज़्यादा किसके होंगे, जिसका मोलर मैस कम होगा। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस का मैस कितना है, 1, तो आपके पास इसके मोल्स सबसे ज़्यादा होंगे। सो आपके पास बीटा ऑप्शन को हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ एल फॉर 4p ऑर्बिटॉल इज़, ये देखो आपके पास 4p ऑर्बिटॉल है, इसमें आप जाओ इसकी लाइन में, तो ये p सब शेल है इसके अंदर मतलब, और p सब शेल के लिए एल वैल्यू क्या होती है, 1। एल वैल्यू 0 होती है फॉर एस सब शेल, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, आपके पास बीटा ऑप्शन 1। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। द एलिमेंट हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैस म्यूटेशन क्रिप्टॉन 5s2 4d6, यानी क्रिप्टॉन तक पूरी करनी है पहले, देन आपने 5s2 4d6 करना है। इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ सिंपल क्या है। देखो सिंपल आपने करना ये था, देखो हीलियम में कितने हैं आपके पास, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये तो पता है ना। आपके पास हीलियम में कितने हैं, एटॉमिक नंबर 2। आपको पता है कि दूसरे पीरियड में कितने हैं एलिमेंट्स, 8 ऐड करो 10 हो गया। तीसरे पीरियड में कितने हैं, 8 एलिमेंट्स, 8 ऐड करो 18 हो गया। फिर आपके पास कितने, 18 एलिमेंट्स, ठीक है। 2 8 8 18 और देन 18 देन 32 देन 23, ये आपके पास ऑर्डर था, ये तो याद होता है बंदे को। तो आपके पास 8 के बाद 18 ऐड करो, तो 18 में 18 ऐड करोगे तो 36। क्रिप्टॉन का आपको एटॉमिक नंबर पता चल गया 36, ठीक है। अब 36 में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर हैं, 6 4d के और 2 इसके, टोटल मिला के 8 + 6 44, ठीक है। 36 में अब 8 ऐड करो ना तो 44, मतलब एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, 44। तो यहाँ पर देखो एटॉमिक नंबर 44 किसका है आपके पास, बीटा ऑप्शन के पास, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास, चूज़ द फॉलोइंग अलाउड सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए टोटल 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एल की वैल्यू जो है आपके पास वो n-1 के इक्वल होती है, ठीक है, कभी भी n के इक्वल नहीं हो सकती, n-1 के इक्वल होती है या उससे छोटी होती है। सो आपके पास ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। सेकंड नंबर पर आपने ये याद रखना है कि m की जो वैल्यू होती है वो आपके पास +L से लेके 0, 0 से लेके -L तक होती है, इनके दरमियान होती है, ठीक है, इससे बाहर नहीं जा सकती। अब यहाँ पर देखो n की वैल्यू 3 है, l की 2 है, m की 0 है, यहाँ तक तो ठीक है। बी में आपके पास 3 3 गलत हो गया, एल की वैल्यू हमेशा एक कम होगी, इक्वल तो नहीं हो सकती। चार्ली में आपके पास एल की वैल्यू 3 है लेकिन एम की 4 है, एम की 4 कैसे हो गई भाई, जब एल की 3 है, -3 से 0 तक, फिर 0 से +3 तक, इतनी होनी चाहिए थी, इससे 4 में कैसे जा सकता है एम। डेल्टा देखो n = 4 है, l = 2 है, जबकि m = 4 है। m की वैल्यू 4 कैसे हो सकती है जब l ही 2 है, ठीक है। m तो होता ही +L से 0, 0 से -L तक है। तो ये तो आपके पास नीचे वाले तीनों ऑप्शन ही गलत हो गए, आपके पास कौन सा करेक्ट होगा, अल्फा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। अ गैस हैज़ अ वॉल्यूम, वॉल्यूम ये है, टेम्परेचर ये है, एट व्हाट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ रिड्यूस टू हाफ। अगर आप वॉल्यूम को हाफ कर दें तो टेम्परेचर को क्या होगा, अब आपने ये देखना है, ठीक है। देखो सिंपल सा 2-3 लाइन का सोल्यूशन था। वॉल्यूम जो है आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के।
अब वॉल्यूम क्या किया आपने, हाफ़, यानी 10 dm³ था तो 10 से 5 कर दिया। अब टेम्परेचर आपके पास उसने डिग्री सेल्सियस में दिया था, ये बात आपने याद रखनी है। तो पहले उसको कन्वर्ट करना है एब्सोल्यूट में, 283 केल्विन। आपने इसको हाफ़ किया तो ये भी हाफ़ हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 करो तो 142.5 केल्विन आता है। सो यहाँ पर हम लोग कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, 142 केल्विन, चार्ली ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट MCQ देखते हैं जी, द रिलेशनशिप बिटवीन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय। देखो इक्वेशंस तो सारी ठीक हैं इसमें, CRMS इक्वल टू √3RT/m, PV इक्वल टू NRT, V इक्वल टू √2KE/m, ठीक है, PV इक्वल टू 1/3 mL/c², सब कुछ ठीक है। लेकिन बात उसने जो की है वो हम लोगों ने देखनी है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो, ठीक है, एंड आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर का वेलोसिटी से रिलेशन हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो PV इक्वल टू NRT, यहाँ वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी यहाँ पर है लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। PV इक्वल टू 1/3 mL/c², यहाँ पे C तो है लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर नहीं है, तो सिर्फ बच जाता है अल्फ़ा ऑप्शन, CRMS इक्वल टू √3RT/m, ठीक है। ये देखो आपके पास CRMS इक्वल टू √3RT/m, जहाँ पे ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है, इन दोनों का लिंक है। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं, द मैक्सिमम पोलराइजेबिलिटी इज़ एग्जिबिटेड इन। देखिए पोलराइजेबिलिटी साइज़ पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है, बल्कीनेस पे डिपेंड कर रही होती है। तो जितना बड़ा साइज़ होगा, जितनी बड़ी कार्बन चेन होगी, उतनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी, ठीक है। ये देखें आपके पास वहाँ पे एक ऑप्शन था C2H6, देन C3H8, देन C5H12, देन C6H14। जितनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा साइज़ बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस बढ़ेंगी, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। देखें आपके पास टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, ठीक है। पहले गैस था आपके पास और जब आपके पास C6 में जा रहे हैं तो वो लिक्विड में था, ठीक है। बाकी तीनों मेंबर्स जो उन्होंने गिवन किए हैं, 2 गैसेस में थे, C5 वाला लिक्विड में था और C6 वाला भी लिक्विड में था। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, बल्कीनेस बढ़ रही है और पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। दीज ऑल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन द एक्सटेंट ऑफ लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। सो हम लोग कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे यहाँ पर, C6H14 वाला अल्फा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट MCQ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव एनी कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन एक्सेप्ट। देखें हीट ऑफ फ्यूजन या इस तरह की जितनी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं ना, वो शार्प या कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ किसकी होती हैं, आपके पास ये होती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, ठीक है। एमॉर्फस सॉलिड्स की कभी भी आपके पास कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ना शार्प बॉइलिंग पॉइंट, ना कोई प्रॉपर हीट ऑफ फ्यूजन, कुछ भी नहीं होता उसका। लेकिन जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका फिक्स्ड और एक करेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास NaCl, ये आपके पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी क्रिस्टलाइन है, आयरन ऑक्साइड भी क्रिस्टलाइन है, लेकिन जो सिलिकेट्स हैं, सैंड के जो कंपोनेंट्स हैं, वो आपके पास क्रिस्टलाइन में नहीं आती, ये आपके पास अमॉर्फस में आते हैं। सो हम लोग डेल्टा ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है, द एक्सटर्नल प्रेशर इज रिड्यूस टू हाफ, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल विल बी। सबसे पहले तो आपको पता होगा इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस। अब वो कहता है कि एक्सटर्नल प्रेशर को आपने हाफ़ कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। अब एक बात याद आपने रखनी है कि बॉइलिंग पॉइंट का एक्सटर्नल प्रेशर से डायरेक्ट रिलेशन था, लेकिन वो जो डायरेक्ट रिलेशन था उसका ये मतलब नहीं था कि ये लीनियरली वेरी कर रहा है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं था कि आप एक्सटर्नल को हाफ़ करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी एग्जैक्टली हाफ़ हो जाएगा। ये बात बिल्कुल रॉन्ग है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट 760 mmHg पे 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर का अगर ले लो तो, और आपके पास 23.7 पे जाओगे 25 होगा। अब देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट 1/4 हुआ है, जबकि जो वेपर प्रेशर है ये बहुत ज़्यादा गिरा है, मतलब आपके पास वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा गिरा है तब जाके आपके पास बॉइलिंग पॉइंट 1/4 हुआ है। तो इनका आपस में उस तरह लीनियरली डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। बस इतनी बात कंफर्म है कि आपके पास वेपर प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर कम करोगे तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। बस इतना कंफर्म है। आगे आपके पास फर्दर क्या रिलेशन है कि उतना ही कम होगा, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यहाँ देखें हम लोग क्या मार्क करेंगे, ग्रेटर दैन 78, ये तो हो नहीं सकता, कम ही होगा, इक्वल टू 78 भी नहीं होगा, चार्ली भी नहीं होगा, रिड्यूस टू हाफ ये भी नहीं होगा, अभी प्रूव किया है। तो आपके पास बीटा ऑप्शन होगा, ठीक है, लेस दैन 78 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं, आयोडीन इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ। अब आयोडीन का सिंपल यहाँ पे आपने बताना था कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। ये देखें आपके पास आयोडीन का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर मेंशन्ड है PTB में, वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन सा मार्क करेंगे, ऑप्शन अल्फा ऑप्शन, फेस सेंटर्ड क्यूब। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास MCQ नंबर 67, प्रिडिक्ट द शेप ऑफ सीजियम क्लोराइड हैविंग रेडियस रेशो ऑफ 0.93, ठीक है। ये देखें आपके पास सीजियम क्लोराइड की रेडियस रेशो 0.93 और इसका स्ट्रक्चर है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो हम कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, चार्ली ऑप्शन, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक।
नेक्स्ट एमसीक्यू में वो आपको कहता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड सल्फाइड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज़ दिस, दैन द आयनिक कॉन्सेंट्रेशन विल बी। अब देखो एक बात सुनो, यहाँ पर उन्होंने मिस्टेक ये की है स्टेटमेंट में कि सॉल्युबिलिटी की जगह यहाँ पर KSP लिखना था, ठीक है। KSP उन्होंने गिवन की है ये, अब वो कह रहे हैं आयनिक कॉन्सेंट्रेशन निकालो। तो अब हम इसको सॉल्व करें। देखें आपके पास यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखें सबसे पहले आपको पता है कि KSP वैल्यू उसने ये दी है। अब आपको पता है कि AB टाइप सॉल्ट है लेड सल्फाइड, तो आपके पास S स्क्वायर के इक्वल होगा। S निकाल लो आप, अंडर रूट लो उस तरफ, ठीक है। आपके पास आंसर आएगा 2 × 10⁻⁴। अब ये आपके पास क्या है, सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पर देखो सॉल्युबिलिटी का मतलब समझो कि मतलब क्या होता है सॉल्युबिलिटी का। वो ये कहता है कि इसका मतलब ये है कि आपके पास लेड +2 आयंस जो हैं वो 2 × 10⁻⁴ मोल पर डेसीमीटर क्यूब डिज़ोल्व हुई, इनकी सॉल्युबिलिटी ये, और आपके पास इसकी जो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन आयनिक कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी वो क्या होगी ये, ठीक है, सल्फाइड आयंस की। अब यहाँ पर देखो बात क्या है, बात ये है कि अब इन दोनों को हम लोगों को करना पड़ेगा ऐड। उसने क्या कहा है, टोटल आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। तो आयंस सिर्फ लेड आयंस तो नहीं है ना आपके पास सिर्फ सल्फाइड आयंस हैं। यहाँ पे टोटल मिला के आपके पास 2 × 10⁻⁴ प्लस 2 × 10⁻⁴ इक्वल टू 4 × 10⁻⁴, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है। देखिए मैं आपको रेफरेंस भी दिखा देता हूँ, ये मैंने जिस तरह सॉल्व किया, ये PTB से रेफरेंस है इसका। देखिए सॉल्युबिलिटी जब उसने निकाल ली ना, तो उसने क्या कहा कि इक्विलिब्रियम स्टेज पर इतने मोल पर डेसीमीटर क्यूब कैल्शियम आयंस के और इतने मोल पर डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोक्सिल आयंस के, ठीक है। ये सॉल्युबिलिटी का उसने मतलब डिफाइन किया। अब आयनिक कॉन्सेंट्रेशन किसकी इक्वल होगी, जो इन दोनों का सम होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, अल्फा ऑप्शन। आपके पास व्हाट आर द कंडीशंस विच शुड बी अप्लाइड टू मिनिमाइज द लेफ्ट ओवर रिएक्टेंट्स इन द अमोनिया सिंथेसिस, ठीक है। सिंपल ली चैटलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशन बतानी है, लेकिन बतानी है आपने बुक के अकॉर्डिंगली है, ठीक हो गया। ये देखें आपके पास टेम्परेचर यहाँ पर हमने बुक में गिवन है 400 डिग्री सेल्सियस, एंड आपके पास प्रेशर जो है वो 200 to 300 ATM प्रेशर। जनरली हम लोग 200 ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखें आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, 200 ATM प्रेशर एंड 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ आपके पास सेलेक्ट द बफर सॉल्यूशन हैविंग द हाईएस्ट pH, ठीक है। ये उन्होंने आपके पास कॉन्सेंट्रेशंस दे दी हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल हेंडरसन हेज़लबैच इक्वेशन की एप्लीकेशन है। pH = pK + log ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। सॉल्ट जितना ज़्यादा होगा और एसिड जितना कम होगा उतना ज़्यादा pK आपके पास ऐड होके pH ज़्यादा होगी, ठीक है। सॉल्ट ज़्यादा हो और एसिड कम हो तो ये रेशो ओवरऑल ज़्यादा होगी और आपके पास लॉग की जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आएगी और pH भी ज़्यादा होगी। ये देखिए यहाँ पर आपके पास सॉल्ट की तो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन सब में 0.1 है, ठीक है। अब ये जो सॉल्ट है या फिर जो एसीटेट आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन देखो 0.01, 0.05, 0.10, 0.15। देखिए ये जितनी ज़्यादा होगी, न्यूमरेटर में था ना, तो जितनी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, इसकी तो कांस्टेंट है, तो इसकी जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा लॉग की वैल्यू आएगी और उतना वो pK के साथ ऐड होकर pH भी ज़्यादा आएगी। सो आपके पास हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे, डेल्टा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सिंपल था कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन बी इंक्रीज बाय रिएक्टिंग विच जिंक सैंपल विद 1 मोलर HCl सोल्यूशन। अब यहाँ पर सिंपली देखो कि आपके पास फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन वाला टॉपिक था और सरफेस एरिया वाली हेडिंग। ये देखो आपके पास सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो पाउडर फॉर्म में रिएक्ट करता है मोर एफिशिएंटली देन इट्स बिग पीसेस। तो यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, पाउडर फॉर्म, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा आपके पास उसमें सरफेस एरिया होता है। नेक्स्ट MCQ आपके पास एक फोटोलिटिक रिएक्शन दिया हुआ है, उसका वो कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, ठीक है। देखिए सिंपल PTB की बुक लाइन थी कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो जनरली 0 ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, चार्ली ऑप्शन, 0 ऑर्डर। अच्छा नेक्स्ट MCQ आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज़ कंसिस्टेंट विद द रेट लॉ, ठीक है। और रेट लॉ ये है KNO पावर होल 2 H2 और इसकी पावर 1। अब देखो ये जो उसने रेट इक्वेशन दी होती है ये आपके पास स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग होती है, स्लो स्टेप के रिएक्टेंट्स के अकॉर्डिंग होती है। अब यहाँ पे स्लो स्टेप देखना है और स्लो स्टेप भी वो हो जिसमें NO के 2 मोल्स हों और H2 का 1 मोल हो। अब यहाँ पे देखो B ऑप्शन में तो 1 मोल है NO का, D ऑप्शन में भी 1 मोल है NO का, B और D तो हो नहीं सकते। अब C और A रह गए, A में आपके पास 2 मोल है NO के, C में भी 2 मोल है NO के। अब A में आपके पास H2 का 1 मोल है जबकि C में आपके पास H2 के 2 मोल है, ठीक है। फास्ट को आपने फ़िलहाल छोड़ देना है, सिर्फ स्लो देखना है। तो आपके पास C में 2 मोल H2 के, तो ये तो हो नहीं सकता, ये आपके पास रेट इक्वेशन के साथ जो है वो कंप्लाई नहीं कर रहा, तो आपके पास हम लोग अल्फा ऑप्शन मार्क करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयोडीन फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस विल बी। यहाँ पर उन्होंने एक गलती की हुई थी कि यहाँ पर आपके पास दोनों आयोडीन गैशियस फॉर्म में दी हुई थी, ठीक है, जबकि यहाँ पर आपके पास एक आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में थी। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें आपके पास H2 + I2 सॉलिड फॉर्म में विल फॉर्म 2HI और ये 51.8 किलो जूल पर मोल है, ठीक है, जबकि H2 + I2 गैशियस फॉर्म में जब था तो आपके पास -10.5 किलो जूल पर मोल है। अब आप ये कहोगे कि रिक्वायर्ड इक्वेशन तो यहाँ गिवन ही, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें पता है क्योंकि आपके पास उसका सब्लिमेशन करानी है, तो I2 सॉलिड से I2 गैशियस फॉर्म में जाएगा, सॉलिड से डायरेक्ट गैस सब्लिमेशन होती है। अब यहाँ पे देखो, अब मैंने यहाँ पर सॉलिड क्यों एज्यूम किया, देखो लॉजिकली सॉल्व करना था ना एमसीक्यू को, ऑल्दो उन्होंने गलती की है लेकिन हमें पता हो कि उन्होंने क्या बात एक्चुअल में लिखनी चाहिए थी। देखो यहाँ पे सॉलिड हमने क्यों लिखा है, देखो सॉलिड हम लोगों ने इसलिए यहाँ पर लिखा है कि इस इक्वेशन को हम रिवर्ट नहीं कर सकते। इस इक्वेशन को आप रिवर्ट करोगे तो -51.8 हो जाएगा, फिर चाहे आप 10.5 की जिस तरह भी एडिशन कर लो आपके पास आंसर माइनस में आएगा, जबकि चारों ऑप्शंस में प्लस में आंसर था, ठीक है। सो अब ये बात लॉजिकल हो गई कि यहाँ पर सॉलिड आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सॉलिड को हमने रिएक्टेंट साइड ही पे चाहिए, गैस यहाँ पे आना चाहिए। अब आपने क्या करना है, गैस बनानी थी I2 सॉलिड से, तो आप इस इक्वेशन को कर दोगे रिवर्ट, ठीक है। इस इक्वेशन को जब आप रिवर्ट करोगे तो आपके पास ये आएगा, I2 जो है रिवर्ट करके I2 को राइट पर ले जाओ, गैशियस फॉर्म को आपके पास +10.5 किलो जूल पर मोल हो जाएगा और आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, इस पहली वाली को और इस नई वाली को, आपके पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पर देखो ये आपके पास ये वाली इक्वेशन को हमने यहाँ लिख दिया और आपके पास ये पहली वाली इक्वेशन को यहाँ लिख दिया। अब जब आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, सिंपली आपने ऐड तो बेसिकली इन्हीं को करना होता है ना, तो जब आप इसमें ये ऐड करोगे डेल्टा एच वैल्यूज़ तो आपके पास 62.3 किलो जूल पर मोल आपके पास हीट ऑफ सब्लिमेशन आ जाएगी। यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, बीटा ऑप्शन, 62.3 किलो जूल पर मोल। देखिए नेक्स्ट आपके पास है, एक्सपेंशन टेक्स प्लेस व्हेन अ गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन मार्बल चिप्स एंड डाइल्यूट HCl, प्रेडिक्ट द एनर्जी चेंज एंड वर्क डन। अब देखो मार्बल चिप क्या होती है, CaCO3 को कहते हैं और डाइल्यूट HCl एसिड है। अब ये आपके पास किस तरह का रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन है। CaCO3 + HCl विल फॉर्म CaCl2, ठीक है, यहाँ पे 2HCl लेंगे, फिर CaCl2 बना देगा, साथ आपके पास CO2 + H2O बना देगा, ठीक है। ये आपके पास एक एसिड बेस रिएक्शन है और ये आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उसमें आपके पास हीट हमेशा रिलीज़ होती है। अब Q जो है वो नेगेटिव होगा क्योंकि हीट रिलीज़ हुई, तो आपके पास यहाँ पे क्या हम कहेंगे, Q नेगेटिव किस ऑप्शन में है, पहले में है सिर्फ, बीटा में भी नहीं है, चार्ली में भी नहीं है और डेल्टा में भी नहीं है, तो सिर्फ हम लोग उस बेस पे अल्फ़ा मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास MCQ नंबर 77, जिंक रॉड जो है वो कैथोड के तौर पे एक्ट करता है जब वो मैग्नीशियम के साथ उसको कपल करते हैं, क्यों, क्योंकि बिकॉज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, अब ये तो बहुत ही सिंपल था, देखो आपने उसमें खुद ही बता दिया कि कैथोड के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसी के अंदर एबिलिटी होती है ना कि वो खुद ज़्यादा जल्दी रिड्यूस हो, और जो ज़्यादा जल्दी रिड्यूस होगा वो जल्दी कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा। सो आपके पास जिंक का मैग्नीशियम से ज़्यादा है, क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। एंड यहाँ पर एक दफ़ा प्लेसमेंट भी देख लो, जिंक आपके पास नीचे आता है जबकि मैग्नीशियम ऊपर आता है, टॉप टू बॉटम रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ है, सो जिंक नीचे आ रहा है, इस वजह से जिंक जो है वो कैथोड के तौर पे एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट MCQ आपके पास, प्लेसिंग अ रॉड ऑफ आयरन मेटल इन अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। देखें आयरन और बेसिकली कॉपर की आपस में हम लोगों ने रिडक्शन पोटेंशियल्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। यहाँ पर देखो आपके पास कॉपर आता है नीचे और आयरन आता है ऊपर, यानी आपके पास जो हायर मेंबर है वो लोअर मेंबर को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। कॉपर जो है वो आपके पास रिप्लेस हो जाएगा बाय द आयरन, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या ऑप्शन मार्क करेंगे, कॉपर विल बी डिपॉजिटेड, क्या मतलब कि कॉपर जो है वो आयरन की जगह ले लेगा। नेक्स्ट MCQ आपके पास, CHCl3 में बॉन्ड लेंथ CCl की ये है, कोवेलेंट रेडियस क्लोरीन एटम का ये है और आपके पास कार्बन एटम का कोवेलेंट रेडियस क्या होगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सवाल था, सिंपल आपने इसमें से ये माइनस कर देना था और आपके पास आंसर आ जाना था। ये देखो आपके पास CCl का आपके पास 176.7 है, जबकि क्लोरीन एटम का जो कोवेलेंट रेडियस उसने दिया वो 99.4 है। आपने सिंपल ये करना था, इन दोनों को माइनस करना था, 77.3 पिकोमीटर आंसर आना था। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डेल्टा ऑप्शन, ठीक है। देखो यहाँ पर आपके पास वो कह रहे हैं कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ ऑफ ग्रुप 7A। अब देखो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा सबसे पहले आएगा जब डिक्रीजिंग की बात हो रही है, तभी तो डिक्रीज़ होगा। अच्छा देखो अब आपके पास सबसे पहले कौन आना चाहिए, क्लोरीन आना चाहिए, ये तो बात आपको कंफर्म होनी चाहिए। अब क्लोरीन आपके पास कहाँ कहाँ पर आ रहा है, अल्फ़ा में नहीं आ रहा पहले ना, आपके पास चार्ली में आ रहा है, डेल्टा और बीटा में आ रहा है। अब डेल्टा में क्लोरीन की वो सबसे कम शो कर रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, बीटा रह जाएगा, जो बीटा करेक्ट होगा, ठीक है।
लेकिन मैं आपको एक दफ़ा इनकी वैल्यूज़ से समझाता हूँ कि ये आपके पास ऑर्डर भी इन्होंने करेक्ट नहीं दिया। Cl देन Br देन फ्लोरीन देन आयोडीन इसका एक्चुअल ऑर्डर है, लेकिन इन ऑप्शन में से हमने एलिमिनेशन करके बेस्ट ऑप्शन बीटा निकाले। ठीक है, ये देखो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज़ हैं, सबसे ज़्यादा क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, देन फ्लोरीन की, और फिर एंड पे आयोडीन की। Cl सबसे पहले, देन Br, देन फ्लोरीन और देन आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास एमसीक्यू नंबर 81, प्रिडिक्ट द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग सिंगल बॉन्ड्स। अब इसमें आपने बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर प्रिडिक्ट करना है, मतलब सबसे ज़्यादा किसकी इनमें। तो मैं आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ, याद कर लें। देखें ये आपके पास है ऑर्डर, और ये मैंने बुक की बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज़ को देखते हुए बनाया था। ठीक है, आप देखें यहाँ पर CH का पूछा था, CO का पूछा था उसने, CN का पूछा था, और एक C बॉन्ड। तो C बॉन्ड का तो ऑब्वियसली सबसे कम ही होगा, क्योंकि वो तो आपके पास बिल्कुल नॉन पोलर सा बॉन्ड है। अब CH बॉन्ड जो है उसका आपके पास बॉन्ड एनर्जी जो है उसकी सबसे ज़्यादा है, देन CO है, देन CN है, और फिर एंड पे आपके पास कहीं C बॉन्ड आता है। ठीक है, यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, अल्फा ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस तरह के क्वेश्चंस की मैंने आपको पहले भी काफ़ी प्रैक्टिस कराई है कि हाइब्रिडाइजेशन, पहले तो मैंने आपको ये बताया कि हाइब्रिडाइजेशन का एक रूल ये है कि वो एटम हमेशा हाइब्रिडाइज होगा जिसने 2 या 2 से ज़्यादा बॉन्ड्स बनाए होंगे। ठीक है, एक बॉन्ड बनाने वाला कभी हाइब्रिडाइज नहीं होगा। सेकंड रूल ये था आपके पास कि सिर्फ कार्बन की ज़रूरी नहीं है हाइब्रिडाइजेशन हो। ठीक है, कार्बन के अलावा एटम्स जो मल्टीपल बॉन्ड्स बना रहे होते हैं, एक से ज़्यादा बॉन्ड बना रहे होते हैं, वो आपके पास हाइब्रिडाइज हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन की पूछी है उसने। अब नाइट्रोजन जो है, एक नाइट्रोजन कोई सा भी ले लो, उसने क्या कितने सिग्मा बनाए हुए हैं, सिग्मा बॉन्ड्स, एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ठीक है, ना उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है, ना इसके ऊपर कोई लोन पेयर है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, इसका लोन पेयर भी निकला हुआ है। तो आपके पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी आपके पास sp। ठीक है, सो हम लोग कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, अल्फा ऑप्शन। मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने की ट्रिक भी बताई थी, नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ़ लोन पेयर्स, नेगेटिव चार्ज, इन तीनों का आपने करना है सम। ठीक है, अब देखो वो सम की वैल्यू अगर 4 आती है तो sp3, 3 आती है तो sp2, और 2 आती है तो sp। अब वहाँ पर क्या आई थी, टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड्स थे, 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए थे वहाँ पे नाइट्रोजन ने, और कोई भी नहीं था, ना उसके पास लोन पेयर था, ना उसके पास कोई नेगेटिव चार्ज था। सो आपके पास हमने क्या ऑप्ट किया था, sp हाइब्रिडाइजेशन। देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 83, कंपाउंड X प्लस Na2CO3 विल फॉर्म कंपाउंड Y प्लस CO2 प्लस H2O। देखें सोडियम के कार्बोनेट के साथ कौन रिएक्ट कर सकता है, ऑब्वियस बात है सिर्फ और सिर्फ कोई कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर सकता है, ना फिनोल कर सकता है, ना कोई अल्कोहल कर सकता है, एल्कीन भी नहीं कर सकता। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर आपके पास एल्कीन है, नहीं कर सकता, ये आपके पास एल्डिहाइड है, ये भी नहीं कर सकता। आपके पास चार्ली में क्या है, ये आपके पास है एक एस्टर भी नहीं कर सकता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये डेल्टा ऑप्शन कार्बोक्सिलिक एसिड करेगा। ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि आपके पास टोटल इस तरह एमसीक्यूज आ रहे होते हैं कि अल्कोहल्स जो हैं वो आपके पास सोडियम से, और सिर्फ सोडियम से ही अल्कोहल्स रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिनोल जो है वो सोडियम के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्ट कर सकता है। जो आपके पास है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, वो आपके पास सोडियम मेटल NaOH, Na2CO3 या NaHCO3 चारों से कर सकता है। ठीक है, सो कंपाउंड X विल बी दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे उन्होंने कंपाउंड X ही लिखना था, उन्होंने गलती से कंपाउंड Y लिखा है, सो डेल्टा ऑप्शन। सवाल आपके पास था आइडोफॉर्म टेस्ट में से, वो कहते हैं कंपाउंड A के साथ जब आप आइडोफॉर्म के रिएजेंट को ट्रीट कराते हो तो आपके पास कंपाउंड B बनता है, साथ सोडियम सॉल्ट बनता है, साथ सोडियम आयोडाइड और वाटर बनता है। बैलेंसिंग यहाँ पे नहीं हुई, जनरल सवाल है। कंपाउंड B ऑब्वियस बात है, आपको पता है कि आइडोफॉर्म बनेगा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पूछा कंपाउंड B, आइडोफॉर्म तो ऑप्शन है नहीं, तो ऑब्वियस बात है कि इसमें क्या उसने पूछा होगा, कंपाउंड A का। अब कंपाउंड A यहाँ पर क्या हो सकता है, एसिटिक एसिड, ये तो देता ही नहीं है आइडोफॉर्म टेस्ट, एसिडामाइड ये भी नहीं देता, एसिटेन हाइड्राइड ये भी नहीं देता। ऑब्वियस बात है एसीटोन इज़ अ मिथाइल कीटोन विच विल गिव दिस आइडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यू नंबर 85 की तरफ, सेलेक्ट द कार्बोक्सिलिक एसिड विच विल हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट के बारे में मैंने मिस्ट्री बनाई थी आपके पास कि जो पहले 8 मेंबर्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, ठीक है, फॉर्मिक एसिड से लेके ऑक्टेनोइक एसिड तक, इसमें सबसे ज़्यादा जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है किसका, एसिटिक एसिड का। ठीक है, यानी जो इथेनोइक एसिड है। अब इथेनोइक का सबसे ज़्यादा हो गया, उसके बाद सेकंड नंबर पे किसका आता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, सेकंड नंबर पर किसका आता है, फॉर्मिक एसिड का। अब इसके बाद आपके पास आपने ये देखना है कि वो जो नीचे जितने मेंबर्स बच गए हैं, यानी कौन कौन से बच गए हैं, प्रोपानोइक एसिड से लेकर आपके पास ऑक्टेनोइक एसिड तक,
यहाँ पर आपके पास वो रूल अप्लाई होगा कि जिसमें हम लोग कहते थे कि आपके पास जो इवन नंबर ऑफ़ कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है, इवन नंबर का कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका अपने से पिछले वाले और अपने से अगले वाले मेंबर दोनों से ज़्यादा आपके पास मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे थे, बॉइलिंग पॉइंट की नहीं इन MCQs में। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास हमने ये बात तो जस्टिफाई कर ली कि अब यहाँ पे अगर ऑक्टानोइक एसिड से कोई मेंबर बड़ा है तो फिर हम वो मार्क करेंगे, वरना आपके पास हम किसके साथ जाएंगे? ऑब्वियस बात है, हम लोग इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड के साथ जाएंगे। ठीक है, अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ आपके पास आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैविंग द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। अब देखें, ये थोड़ा सा आपके पास मुश्किल MCQs था, जो मानने वाली बात थी। देखिए, मिथाइल अमाइन आ गया, फॉर्मेमाइड आ गया, फॉर्मिक एसिड आ गया, इथेनॉल आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए मिथाइल अमाइन और इथेनॉल, इसमें तो कोई अनसेचुरेशन ही नहीं है, तो यहाँ पर तो आप इनको पहले निकाल ही दें। ठीक है, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है ना। अब यहाँ पर देखो फॉर्मेमाइड, फॉर्मेमाइड किसको कहते हैं? देखो C डबल बॉन्ड हो कार्बोनाइल और उसके साथ लगाओ NH2। ठीक है, NH2 लगाओ और आपके पास साइड पे एक H लगाओ, तो इसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं? फॉर्मेमाइड। अब यहाँ पर देखो और कहते हैं फॉर्मिक एसिड, HC डबल बॉन्ड हो और OH। अब दिमाग में इनके स्ट्रक्चर ले आओ। अब यहाँ पर देखो कि आपके पास दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप है और वो कार्बोनाइल कार्बन बॉन्ड है टू, एक में आपके पास नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड है और एक में ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है। अब यहाँ पर क्या चीज़ डिसाइड करेगी कि शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ कितनी है? आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डिसाइड करेगा। क्यों डिसाइड करेगा? आप ये देखो कि आपके पास जो कार्बोनाइल कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड है उसमें CN बॉन्ड है ना, तो कार्बन और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है या कार्बन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है? ऑब्वियस बात है कार्बन ऑक्सीजन वाला, यानी आपके पास फॉर्मिक एसिड वाले का आंसर जो है वो आपके पास करेक्ट होगा, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। ठीक है, फॉर्मिक एसिड, चार्ली ऑप्शन। अच्छा, एक और बात बताता चलूँ कि आपके पास जो मिथाइल अमाइन को हमने और इथेनॉल को शुरू में रिमूव किया था, उसका क्या वजह है? देखिए, आपके पास मिथाइल अमाइन का मैं समझा दें तो इथेनॉल की आपको खुद समझ आए। मिथाइल अमाइन और आपके पास ये जो फॉर्मेमाइड है, अब देखो उसमें मिथाइल अमाइन में आपके पास जो कार्बन था वो सिंगली बॉन्डेड था, वो आपके पास फर्दर नाइट्रोजन से बॉन्ड था, वो कोई कार्बोनाइल का नहीं था। जबकि फॉर्मेमाइड में कार्बोनाइल कार्बन बॉन्ड था। अब उसमें यह था कि जो फॉर्मेमाइड है उसमें आपके पास रेजोनेंस हो रही होती है, जो CN बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड नहीं रहता, वो आपके पास डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है इन इट्स वन ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म, या फिर जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपके पास इस वजह से उसमें बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा श्रिंक कर जाती है, शॉर्ट हो जाती है। तो इसलिए आपके पास ना मिथाइल अमाइन आंसर हो सकता था ना इथेनॉल हो सकता था। फॉर्मिक एसिड और फॉर्मेमाइड में सिलेक्ट करना। नेक्स्ट है आपके पास आइडेंटिफाई द एल्कीन विच गिव्स ओनली वन टाइप ऑफ एल्डिहाइड अपॉन ओजोनोलाइसिस। अब देखें, ओजोनोलाइसिस करानी है आपने तो एक टाइप की एल्डिहाइड कौन देगा? ऑब्वियस बात है, जो एल्कीन सिमेट्रिकल होगा वो आपके पास दोनों तरफ से, आपके पास जब बॉन्ड एक दफ़ा टूट जाएगा तो दोनों तरफ से अगर सिमेट्रिकल हो, सेम हो, तभी जाके आपके पास एक ही टाइप का एल्डिहाइड देगा। तो आपके पास यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्कीन कौन सा है? सिंपल आप देखें, 1 पेंटीन नहीं है, 1 मिथाइल प्रोपीन नहीं है, 2 ब्यूटीन, बिल्कुल 2 ब्यूटीन है, और 2,3-डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन ये भी नहीं है। ठीक है, आपके पास जो 2 ब्यूटीन है ये आपके पास होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि आपके पास जब इसको आप बीच में से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो आपके पास दोनों तरफ से एसिटाल्डिहाइड मिलेगा। नेक्स्ट है आपके पास MCQ नंबर 88 और उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखिए, रिएक्टिविटी की बात हो रही है। अब रिएक्टिविटी में आपके पास जो फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड वो आपको पता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आपके पास सबसे ज़्यादा राइट पर फॉर्मल्डिहाइड आना चाहिए। सो आपके पास अल्फ़ा ऑप्शन और चार्ली ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब बीटा और डेल्टा देखो, अब बीटा और डेल्टा में ये है कि आपके पास यहाँ पर उन्होंने लगाया हुआ है बीटा में इसके फ़ौरन बाद प्रोपियोन एल्डिहाइड को, जबकि आपके पास डेल्टा में लगाया हुआ है एसिटाल्डिहाइड को। अब खुद लॉजिकली सोचो कि आपके पास एसिटाल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा कि आपके पास प्रोपियोन एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव हो? ऑब्वियस बात है एसिटाल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव हो। क्यों? देखो, इसमें एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है सिर्फ कार्बोनाइल कार्बन के साथ। अब उस कार्बोनाइल कार्बन के साथ एक मिथाइल है, मतलब वो आपके पास अपना इंडक्टिव इफेक्ट शो करके कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को कम कर देगा। ठीक है, जिस वजह से रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम कर देगा। जबकि इस पर पूरा इथाइल लगा हुआ है, इथाइल का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, तो वो कार्बोनाइल कार्बन की जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है उसको फर्दर डिक्रीज़ कर देगा, जिस वजह से वो बहुत कम रिएक्टिव कर देगा, आपके पास इस एसिटाल्डिहाइड से भी ज़्यादा कम रिएक्टिव कर देगा। सो पहले आपके पास एसिटाल्डिहाइड को आना चाहिए रिएक्टिविटी में, इसके बाद देन आपके पास बाकी आना चाहिए। सो आपके पास डेल्टा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपके पास 89th MCQ, बेकिलाइट इज़ फॉर्म्ड अपॉन द पॉलीमराइजेशन ऑफ। देखिए, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड, जब आपके पास डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में आप रिएक्ट कराते हैं तब आपके पास बेकिलाइट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं।
यहाँ पे NaOH है, H2SO4 है, यहाँ पे आपके पास एसिड हेलाइड है। तो ये तो तीनों ही गलत हैं। अभी देख लेते हैं इसको। ये देखें आपके पास फॉर्मल्डिहाइड मैंने कहा था, और यहाँ पे फिनोल। देखिए फिनोल फॉर्मल्डिहाइड के जब आपस में रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, तो आपके पास यहाँ पर क्या बन रहा होता है, एक बेकिलाइड। ठीक है, ये बेकिलाइड। यहाँ पर आपके पास तो 2 मोल थे ना, यहाँ दो मोल थे। आपने एक्चुअल में यूज़ करना थे पॉलीमराइजेशन के लिए N मोल्स, तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, बेकिलाइड बन जाएगा। ठीक है, और ये याद रखना आपने कि एसिड या एल्कली दोनों यूज़ हो सकते हैं इसके लिए। यहाँ पर लिखा डाइल्यूट बेस होता है, लेकिन एसिड एल्कली दोनों यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं, और आपके पास वो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफाइल। अब देखें न्यूक्लियोफाइल के तरफ जब रिएक्टिविटी ऑर्डर आपने कंसर्न करना होता है, तो आपके पास एक्चुअल में बॉन्ड ब्रेक कौन सा हो रहा होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना। तो आपके पास एल्कोहल में क्या होता है, ROH होता है, और OH रिप्लेस हो रहा है ना यहाँ पर। तो आपके पास मतलब कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, CO बॉन्ड, यानी आपके पास जो इंटरमीडिएट होगा वो आपके पास कौन सा आएगा यहाँ पर, कार्बोकैटाइन। अब यहाँ पर देखो आपके पास रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ रहे हैं ना एल्कोहल्स का, तो जो टर्शरी एल्कोहल होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो यहाँ पर देखो आपके पास 2 मिथाइल 1 पेंटानोल, 5 कार्बन की चेन है, 2 पे मिथाइल लगा है और आपके पास फर्स्ट कार्बन पे OH लगा है। तो आपके पास ये कौन सा एल्कोहल होगा, ये तो आपके पास होगा प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, ये भी प्राइमरी एल्कोहल होगा। आपके पास ये जो है ना 2 मिथाइल 2 पेंटानोल, देखो 2 पे ही मिथाइल लगा हुआ है, 5 कार्बन की चेन है, सेकंड कार्बन पे मिथाइल लगा है, और आपके पास सेकंड ही कार्बन पे OH लगा है, यानी आपके पास एक टर्शरी एल्कोहल है। सो चार्ली और डेल्टा में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखो चार्ली भी आपके पास करेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास इसकी कम शो की हुई है। ठीक है, आपको पता है ना कि टर्शरी एल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, तो आपके पास इसका जो फेस है वो इसकी तरफ होना चाहिए था, लेकिन डेल्टा में तो उल्टा किया हुआ है। तो आपके पास डेल्टा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, और आपके पास चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो चार्ली ऑप्शन है ये करेक्ट है। देखें आपके पास नेक्स्ट MCQ है, द मोस्ट रिएक्टिव एल्कोहल टुवर्ड्स द ल्यूकास रिएजेंट इज। ल्यूकास टेस्ट में होता क्या है, बेसिकली ROH जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू RCl। ठीक है, RCl में कन्वर्ट होता है। आपके पास होगा क्या कि ऑब्वियस बात है CO बॉन्ड ब्रेक करेगा, और आपके पास न्यूक्लियोफाइल जो है OH वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बाय द हेलोजन एटम। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ये होगा आपके पास कि कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, और जब कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है तो आपके पास, आपको पता है कि जो टर्शरी एल्कोहल है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि उसका इंटरमीडिएट सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अब यहाँ पे देखो जो टर्शरी एल्कोहल है डायरेक्ट उसको मार्क कर दो। अब यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो आपके पास है 2 ब्यूटानोल। ये आपके पास कौन सा एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल। 2 मिथाइल 1 ब्यूटानोल, आपके पास देखो 4 कार्बन की चेन है, सेकंड पे मिथाइल है और फर्स्ट पे ब्यूटानोल लगा है, वो फर्स्ट पे OH लगा है। तो आपके पास जो OH है वो फर्स्ट कार्बन पे लगा है, जो कि आपके पास फर्दर एक कार्बन से बॉन्ड है, तो वो आपके पास प्राइमरी एल्कोहल होगा। ये तो प्राइमरी हो गया। अब डेल्टा देखो 2 डाई मिथाइल 1 ब्यूटानोल। अब फिर देखो आपके पास ना, ये मैं आपको बना के दिखा दूँ, 2 3 4 कार्बन की चेन होगी ना, तो आपके पास 2 पे डाई मिथाइल है, लेकिन बेसिकली बात तो ये है कि OH लगा है ना पहले पे। अब जब OH ही पहले कार्बन पे लगा होगा तो आपके पास ये अल्कोहल कैसे आपके पास कोई टर्शरी हो सकता है। ऑब्वियस बात है, ये आपके पास कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि ये जो कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन है, फर्दर सिर्फ एक से कनेक्टेड है। तो डेल्टा भी नहीं हो सकता, डेल्टा भी नहीं हो सकता, बीटा भी नहीं हो सकता, अल्फ़ा भी नहीं हो सकता। चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि आपके पास 2 पे ही, मैं आपको दिखाता हूँ, 2 पे ही OH लगा हुआ है और 2 पे ही मिथाइल लगा हुआ है। तो आपके पास ये जो OH है जिस कार्बन पे लगा है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, टर्शरी कार्बन, सो ये टर्शरी अल्कोहल होगा। सो आपके पास चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, चार्ली मार्क करो। नेक्स्ट MCQ है, द मोस्ट रेडिली सल्फोनेटेड कंपाउंड इज। अब देखो यहाँ पर चाहे सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड, कुछ भी आ जाता, ठीक है, कुछ भी आ जाता, कोई भी रिएक्शन हो तो आपके पास रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको बेसिकली पता होना चाहिए। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, देन आपके पास क्या आता है, बेंजीन आता है। ठीक है, सबसे पहले ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स आते हैं, देन बेंजीन आता है, देन आपके पास आते हैं हेलो बेंजीन यानी हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, और देन एंड पे आता है मेटा डायरेक्टर्स। ठीक है, आपके पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। सो मोस्ट रेडिली सल्फोनेटेड भी कौन होगा आपके पास, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर यहाँ पर कौन सा है, टॉल्वीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन मेटा डायरेक्टर है, क्लोरोबेंजीन हेलो बेंजीन में आता है, और बेंजीन जो है वो आपके पास सेकंड नंबर पर आता है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा टॉल्वीन। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज़्यादा हाईली इनहेंस कर देता है, रिंग की रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है। तो भी चलते हैं आपके पास, सेलेक्ट एल्कीन शोइंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन है यानी आपके पास टर्मिनल पे आपके पास डबल बॉन्ड लगा है, तो आपके पास सिंपली वहाँ पे उस कार्बन पे 2 H लगे होंगे, तो वो तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा क्योंकि सेम ग्रुप्स लगे हैं। देन मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि आपके पास जो साइक्लो एल्केन्स है वहाँ पे आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन्स जो है वो शो करते थे, ये तो आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ये भी नहीं शो करेगा। चार्ली और डेल्टा में से अब आपने देखना है। अब देखो यहाँ पर ब्यूटीन पहले 4 कार्बन दिखाता हूँ, 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है, और वो कह रहे हैं आपके पास कि 2 ब्यूटीन, सेकंड पे डबल बॉन्ड है, और वो कहते हैं 2 3 डाई मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल। अब देखो दोनों कार्बन्स पे आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर मसला ये हुआ है कि दोनों कार्बन्स पे ही 2 मिथाइल लगे, फिर से सेम ग्रुप्स, तो यहाँ पे भी आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपके पास डेल्टा में कैसे होगा। अब देखो 2 3 4 5, ठीक है, इसको मैं बना देती हूँ। ये देखो 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे देखो 2 पेंटीन है, सेकंड पे आपके पास डबल बॉन्ड है, 3 पे मिथाइल है यानी इस पे मिथाइल लगा दो। अब देखो इस कार्बन के ऊपर एक तो हाइड्रोजन लगा होगा, इस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन है इसके ऊपर एक हाइड्रोजन लगा है, एक मिथाइल लगा है, और ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन है इसके ऊपर एक मिथाइल लगा है और एक इथाइल लगा है, तो यहाँ पर आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। डेल्टा ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो आपके पास ट्रेंड इन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी। देखें आपके पास पहली तो बात ये है कि ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं नहीं, ये आपके पास पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स हैं, तो इन्होंने स्टेटमेंट में ही मिस्टेक की हुई है। अब आपके पास आगे चलते हैं, आपके पास नेक्स्ट देखो, मैं आपको डायरेक्ट ग्राफ से ही दिखा देता हूँ। ये देखें आपके पास सोडियम की कम है, दैन मैग्नीशियम की ज़्यादा है, दैन एल्यूमिनियम और दैन सिलिकॉन। अब यहाँ पर बात क्या बनती है, सबसे ज़्यादा किसकी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होनी चाहिए मैग्नीशियम की, ठीक है, और मैग्नीशियम से भी ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, सिलिकॉन की। ऑब्वियस बात है, सिलिकॉन तो आपके पास मैग्नीशियम की ज़्यादा किससे होगी, देखें ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनके 3A और 1A दोनों से ज़्यादा होती है, तो ये तो बात जस्टिफाई हो गई, यानी मैग्नीशियम जो है वो आपके पास ऊपर होना चाहिए इन दोनों से, और आपके पास सिलिकॉन सबसे ऊपर है, पहले सिलिकॉन देन मैग्नीशियम देन एल्यूमिनियम और देन सोडियम। अब यहाँ पर देखो आपके पास मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, सिलिकॉन की, लेकिन सिलिकॉन के बाद ये क्या ले आए, एल्यूमिनियम। सो पहले दोनों ऑप्शंस तो नहीं हो सकते, पहले दोनों ऑप्शंस रॉन्ग है। अब देखो यहाँ पर चार्ली और डेल्टा रह गए। अब चार्ली और डेल्टा में से सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, सिलिकॉन की, कि यहाँ फिर से सिलिकॉन नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास एक में सोडियम आ गया सबसे ज़्यादा और एक में आपके पास मैग्नीशियम आ गया। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करेंगे, चारों ही गलत हैं, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे आपको ग्रेस मार्क लाजमी मिलना चाहिए। अब सबसे ज़्यादा क्लोज कौन सा लग रहा है, मुझे तो अब ये लग रहा है आपके पास कि मैग्नीशियम सही है यहाँ पे, कि एल्यूमिनियम भी सही है, सिर्फ यहाँ पे सिलिकॉन और सोडियम को उल्टा कर दो तो चार्ली ठीक हो जाएगा, तो उस लिहाज से आप मार्क कर दो, वरना आपके पास ये MCQ रॉन्ग। Finally, last MCQ number 95. When a metal carbonate is heated at 100 degree Celsius, which of the following compound will readily decompose? Ease of decomposition किसकी सबसे ज़्यादा होगी। देखें PTB की बुक लाइन थी सिंपल, वहाँ से उठाया था ये। वो ये कहता है आपके पास कि जो है ना ईज़ ऑफ डिकम्पोजिशन जो है वो आपके पास डिक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप, ठीक है। 2A के जो कार्बोनेट्स हैं उसमें ईज़ ऑफ डिकम्पोजिशन डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है, यानी जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे जल्दी डिकम्पोज करेगा। इसके पीछे लॉजिक बेसिकली क्या है, देखें आपके पास बेरिलियम सबसे ऊपर आता है ना, बेरिलियम की चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो वो आपके पास बहुत जल्दी आपके पास जो CO3 पार्ट है, एनाइन पार्ट है, वहाँ से आपके पास ऑक्सीजन को क्लीव कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में इसको डिकम्पोज कर देगा, खुद अपना ऑक्साइड बना लेगा और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में डिकम्पोज कर देगा। जितनी चार्ज डेंसिटी कम होती जाएगी, यानी जितना ग्रुप में नीचे जाते जाएंगे उतना आपके पास वो मुश्किल से इसको डिकम्पोज करेगा, उतना मुश्किल से वो क्लीवेज करा के कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करा सकेगा। तो आपके पास सबसे ऊपर वाला मेंबर सबसे जल्दी डिकम्पोज हो सकता है। सिंपली हम कौन सा ऑप्शन मार्क कर देंगे, चार्ली ऑप्शन, बेरिलियम का कार्बोनेट।